वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, सोशल स्टडीज शिक्षक पद के लिए सामाजिक अध्ययन जो आपका पूरे का पूरा 20 नंबर का पूछा जाने वाला है, आज से मैं आपको उसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी कराने जा रहा हूं। पर डे हम एक इकाई को कवर करने का प्रयास करेंगे। 8 से 10 दिन के अंदर आपका सामाजिक अध्ययन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फालतू की बात यहाँ पे नहीं करेंगे हम। जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में वो प्रश्न आ सकता है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। आइए मेरा समय बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सामाजिक विज्ञान का भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है दोस्तों, भारतीय समाज इकाई 1। हम इकाई 1 को आज पूरा पढ़ लेंगे, छोटा सा है। भारतीय समाज की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी देखने को आपको? तो यहाँ पे विवाह सबसे इंपॉर्टेंट आपका भारतीय समाज, पहला जो टॉपिक से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है विवाह। उसके बाद क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, महिलाओं की स्थिति, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, यहाँ से आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पर मेरे हिसाब से इस पूरे टॉपिक 1 में, इकाई 1 में विवाह आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, आइए उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम देखेंगे दोस्तों विवाह, विवाह की अगर हम बात करते हैं तो विवाह क्या है? विवाह दो आत्माओं का मिलन है। विवाह क्या है? दो आत्माओं का मिलन है। और हमारे पास टोटल विवाह के 8 प्रकार हैं। कुल कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें से पहला है हमारा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कराना। मतलब सिंपल सी बात है, कोई अच्छी लड़की है, उसके माता पिता द्वारा एक अच्छा लड़का खोज करके उसका विवाह करा दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रह्म विवाह कहलाएगा। सिंपल शादी ब्रह्म विवाह, जिसमें कोई नाटक नहीं होगा। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर देना क्या कहलाएगा? ब्रह्म विवाह कहलाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह देवी देवताओं से रिलेटेड है। अब देवी देवता है मतलब वो यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना दैव विवाह कहलाता है। ठीक है, यज्ञ करने वाले पुरोहित लोग क्या करते थे? पहले यज्ञ करवाते थे, तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कराना दैव विवाह के अंतर्गत आएगा। अगला है दोस्तों आर्ष विवाह। अब ये आर्ष विवाह क्या है? देखिए, आर्ष विवाह में क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को यज्ञ कराना है। ठीक है, यज्ञ कराने के लिए उसको गाय की आवश्यकता होती है, और गाय के लिए मतलब 1 या 2 गाय के बदले अपनी कन्या को दान कर देता है। जिनसे भी वह 1 या 2 गाय लेता है, उसको उसके बदले में अपनी कन्या को क्या करता है? दान कर देता है। इसको कहते हैं हम आर्ष विवाह। यज्ञ कार्य हेतु इसमें से आपका क्या हो जाएगा? यज्ञ कार्य हेतु, ये देखिए, यज्ञ कार्य हेतु एक या दो गाय के बदले अपनी कन्या का दान कर देना क्या कहलाता है? आर्ष विवाह कहलाता है। ठीक है, आर्ष विवाह क्लियर हो गया, दैव विवाह क्लियर हो गया, ब्रह्म विवाह क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रजापत्य विवाह। वर द्वारा स्वयं, अब ये भी सिंपल है। देखिए, प्रजापत्य विवाह भी कि वर जो है, लड़का जो है, वो खुद जाएगा कन्या के पिता के पास और जाकर के लड़की का हाथ मांगेगा कि भाई मेरे से इसको शादी करनी है। ठीक है, सारा चीज क्या होगा? मर्जी के साथ होगा। लड़का जाएगा लड़की के माता पिता के पास और जाकर के हाथ मांगेगा कि मुझे विवाह करना है। इस प्रकार के विवाह को हम क्या कहेंगे? प्रजापत्य विवाह। क्लियर हो गया दोस्तों? ये जो चारों विवाह हैं आपके, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये चारों सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे अच्छे विवाह माने जाते हैं। 8 में से 4 सबसे अच्छे हैं। अब देखिएगा कैसे कैसा विवाह आएगा। अगला है आसुर विवाह। आसुर, असुर नाम से ही थोड़ा एकदम भयानक टाइप का लग रहा है। आसुर विवाह में क्या होता है कि मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, वह धन के लालच में या धन के लिए अपनी कन्या का विवाह कर देता है या कन्या को बेच देता है। विक्रय करना मतलब होता है बेच देना। विक्रय करना मतलब क्या होता है? बेच देना। धन के बदले क्या किया? अपनी कन्या को बेच दिया। तो इस प्रकार के विवाह को हम क्या कहेंगे? आसुर विवाह। अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है? मान लीजिए 2 लड़का और लड़की आपस में प्रेम संबंध बनाए हैं, और प्रेम संबंध बना करके क्या कर रहे हैं? वो संबंध के कारण वो क्या कर रहे हैं? विवाह कर रहे हैं। लड़का और लड़की द्वारा प्रेम में संबंध में कुछ संबंध बना लिए, वो प्रेम संबंध बना लिए, और उसके बाद अगर वो विवाह करते हैं तो इस प्रकार का विवाह आपका क्या कहलाएगा? गंधर्व विवाह। क्लियर हो गया? तो आसुर विवाह, धन के लिए अपनी कन्या को किसी को और को बेच देना, विक्रय कर देना, आसुर विवाह हो गया। गंधर्व विवाह क्या है? वर तथा कन्या द्वारा प्रेम में संबंध बनाकर विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाएगा।
और सातवां जो है आपका दोस्तों वो क्या है, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है, देखिए पैशाच विवाह में क्या होता है, सोई हुई अथवा पागल कन्या से सहवास कर विवाह कर लेना। कोई भी मान लीजिए कोई भी ऐसी कन्या है या लड़की है जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या कोई सोई हुई है, उसके साथ क्या किया, किसी ने सहवास कर लिया और विवाह कर लिया। तो इस प्रकार के विवाह को हम कैसा विवाह कहते हैं दोस्तों, पैशाच, है ना। पैशाच मतलब पिशाच, एकदम गंदा इंसान। और अंत में जो आता है हमारा 8वां नंबर, वो है राक्षस विवाह। राक्षस लोग, राक्षस क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। राक्षस क्या करते हैं, जो आज की डेट में जितने भी जो खराब मानसिकता वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, सब राक्षस की श्रेणी में आते हैं। जबरदस्ती कन्या को छीन कर उससे क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। इसको अपहरण विवाह भी कह सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती क्या करेंगे, कन्या को छीन कर उससे क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे। और इस प्रकार के विवाह को हम क्या कहेंगे दोस्तों, राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह और आसुर विवाह, ये चारों खराब हैं, अच्छे नहीं है। आपका ब्रह्म ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य, ये चार अच्छी श्रेणी में आते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको सारी चीजें विवाह से संबंधित क्लियर हुई होंगी। प्रश्न भी अगर विवाह से पूछेगा तो आपको इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ एक पूछेगा, ठीक है। अगला अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों परिवार। अब परिवार क्या है, तो परिवार जो है ये सार्वभौम सामाजिक संस्था है। कहीं किसी एग्जाम में ऐसी एज इट इज प्रश्न पूछा हुआ है कि परिवार निम्नलिखित में से सार्वभौम सामाजिक संस्था कौन सी है, तो परिवार। परिवार को हम दो प्रकार में बांटते हैं दोस्तों, एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। देखिए एकल परिवार कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पे सिर्फ माता पिता और बच्चे रहेंगे। सिर्फ माता पिता बच्चे वाले परिवार को हम एकल परिवार कहेंगे, और जहां पे माता पिता, पिता के भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, माता पिता के बच्चे, फिर उनके बच्चे, दादा दादी सब साथ में रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। क्लियर हो गया? परिवार दो प्रकार के, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है मैंने दोस्तों, ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं कि महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति किस काल में थी, तो महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति थी वैदिक काल में। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक और सारा दर्जा जो है वो दिया जाता था। महिलाएं भी हर चीज में हिस्सा लेती थी। बट पर जब क्या हुआ, वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय आया, उस समय क्या हुआ, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन बढ़ गया कि आपके पति के मरने पर महिलाओं को भी उनकी चिता में साथ में सती होना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी कुप्रथाएं चलने लगी, आगे आने लगी, और महिलाओं की स्थिति जितनी वैदिक काल में अच्छी थी, उतनी ही उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या होने लगी, खराब होने लगी। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया आपको, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी और सती प्रथा का प्रचलन कब था, तो उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में महिला अध्यापकों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में महिला अध्यापकों को विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति कहा जाता था, या इन्हें उपाध्याय का दर्जा दिया जाता था। तो प्राचीन काल में महिला अध्यापकों को क्या कहते थे, विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति, या इनको और क्या कहते थे, उपाध्याय, ठीक है। जाति विभाजन का आधार क्या था, जन्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल की हम बात किए हैं ना, ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा होता था, जन्म। जबकि अगर हम ऋग वैदिक काल की या वैदिक काल की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में जो जाति विभाजन का जो आधार था वो क्या था, आपका व्यवसाय। पर जब उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जाति विभाजन का आधार क्या बन गया, जन्म बन गया, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और यहाँ पे हमने अपना जो इकाई 1 था उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मैं आपको पर डे कोशिश करूंगा कि आपको एक टॉपिक पे वीडियोस मिलते जाएं। जैसे आज हमने इकाई 1 खत्म कर लिया है, कल की डेट में हम इकाई 2 पढ़ेंगे। इकाई 2 आपका जो भारतीय इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक समाज कैसा था, क्या था, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं, उसमें फालतू के पॉइंट्स जिससे प्रश्न आ सकते हैं उसी को हम पढ़ेंगे, जिससे नहीं आ सकते हैं उसको नहीं पढ़ेंगे। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।